हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कॉस्ट शीट प्रिपेयर कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 1.2 एंड ये जो बुक है दिस इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग बुक बाय महेश्वरी एंड मित्तल। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कैलकुलेट करना है हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि हमने जितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है प्रोडक्शन में हमें उसकी कॉस्ट एसरटेन करनी है। देन हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। देन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम लोग कॉस्ट शीट में प्रिपेयर करते हैं वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ना बोल करके आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, उन्होंने हमें इनडायरेक्ट वे में बताया कि क्वेश्चन ने हमसे कॉस्ट शीट डिमांड की है। अब अगर हम आइटम्स की बात करें तो देखिए हमें गिवन है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, देन हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का एंड फिनिश गुड्स का, यानी कि WIP हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज़ किया, देन वेजेस पेड टू लेबर्स। अगर सिर्फ हमें वेजेस गिवन है कि हमने लेबर को कितना पे किया, इट मीन्स कि डायरेक्ट वेजेस हैं, तो जो लेबर है हमारी वो डायरेक्ट होगी। चार्जेबल एक्सपेंसेस जो होता है ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का ही नाम होता है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। देन हमने रेंट, रेट और टैक्स पे किया। ये जो रेंट होता है ये हमारी फैक्ट्री का रेंट हम अज्यूम करते हैं, अगर ऑफिस का होगा तो ऑफिस मेंशन होगा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट का है तो वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट मेंशन होगा, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसे फैक्ट्री का अज्यूम करते हैं। सो दिस इज़ फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के रेट्स और फैक्ट्री का टैक्सेस। उसके बाद पावर है तो ये भी फैक्ट्री की ही पावर होगी। देन फैक्ट्री में हीटिंग और लाइटिंग के एक्सपेंसेस है। देन फैक्ट्री में हमने इंश्योरेंस कराया है एंड देन फैक्ट्री का एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी हमारी फैक्ट्री की ही कॉस्ट होती है। उसके बाद हमें गिवन है सेल ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मटेरियल था वो वेस्ट हो गया। तो मैंने आपको बोला था दो चीज़ें होती है, एक होता है वेस्टेज और एक होता है स्क्रैप। जब हमारा मटेरियल वेस्ट होता है तो हम इसे रॉ मटेरियल में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल की कॉस्ट जो है वो हमने कुछ डाला होगा, लेकिन मटेरियल जितना भी हमारा वेस्ट हो गया हमने उसको सेल किया 200 रुपये पे, तो जो भी हमारी मटेरियल की कॉस्ट होगी वो 200 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद है ऑफिस के मैनेजमेंट की सैलरीज़ है, तो ये ऑफिस का ओवरहेड है। ऑफिस का प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस ओवरहेड। सैलरी ऑफ सेल्समैन, ये हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट का जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का हमारा ओवरहेड हो जाएगा। उसके बाद हमने कमीशन दी है ट्रैवलिंग एजेंट को, तो ये भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। उसके बाद हमें सेल्स का अमाउंट गिवन है, तो हम सेल्स अमाउंट को डालेंगे अपनी कॉस्ट में तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर कर लिया है। ऊपर हेडिंग दे दिया कॉस्ट शीट, कंपनी का नाम नहीं लिखा क्योंकि कंपनी का जो नेम है वो मेंशन नहीं है, और वैसे मैंडेटरी भी नहीं है कि आप कंपनी का नाम लिखो क्योंकि ये कॉस्ट शीट जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही होती है। तो कॉस्ट शीट लिखा, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हम डिटेल्स में लिखेंगे और जो फाइनल अमाउंट होगा उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पता है और परचेज़ पता है, यानी कि हमें डायरेक्ट मटेरियल सीधा ना देकर उन्होंने हमें कुछ इनडायरेक्ट वे में दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, देन उसके बाद हम उनमें जितना भी हमने परचेजेस की है उसको ऐड कर देंगे, और जो भी स्टॉक हमारे पास बच गया मटीरियल का उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो परचेजेस ऑफ मटीरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 5000 है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 4000 है, तो 5000 इज़ ओपनिंग स्टॉक, 4000 इज़ क्लोजिंग स्टॉक, एंड हमने ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज़ किया है वो हमने किया है 50,000 रुपीज़ का। तो 50,000 रुपीज़ का हमने गुड्स को परचेज़ किया। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो 50 का ख़रीदा, 5 पहले का पड़ा था 55,000, जिसमें से 4,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो आई कैन से कि मेरे पास जो स्टॉक है जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ 15,000 का है। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि कुछ मटेरियल जो था वो वेस्ट हो गया था जिसको मैंने 200 रुपये पर सेल किया था, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 51,000 नहीं, जिसमें से हम 200 को माइनस कर देंगे। तो 200 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल, कि जितना भी हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया था हमने उसको सेल कर दिया। आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं खड़ी हूँ तो इसलिए थोड़ी सी ख़राब आ रही है, तो इसको लेस कर देंगे। तो आई एम गेटिंग 50,800 रुपीज़ एज माई अमाउंट।
सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर को हम ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था वेजेस हमने कितना पे किया, 20,000 रुपीज़ का वेजेस है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 20,000 का। आप सिंपल डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं वेजेस पे टू लेबर, तो आप कोई सी भी हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद है चार्जेबल एक्सपेंस। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस का ही नाम होता है। तो ये हमारे पास 2,000 रुपीज़ के हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सीधा मैं इनको यहीं पे ऐड लिख देती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, और चाहे तो आप इसे चार्जेबल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो 2,000 रुपीज़ के हमारे पास चार्जेबल एक्सपेंस आ गए। इन सबको ऐड करेंगे तो वील गेट 72,800 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। दिस इज़ द प्राइम कॉस्ट। उसके बाद प्राइम कॉस्ट में हमें जितने भी हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं उनको सबको ऐडअप करना पड़ता है। तो हम लिख देंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो हेडिंग डालने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस गिवन हैं उनको वन बाय वन हम नोट डाउन करेंगे। तो पहले रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देन हमें पावर गिवन है तो पावर। देन हमें फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग गिवन है। देन हमें फैक्ट्री का इंश्योरेंस पता है, और फिर हमें एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस पता है। तो फैक्ट्री के सिर्फ यही एक्सपेंसेस थे जो हमें गिवन थे। इन सब का अमाउंट मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो 5,000 रुपीज़ मेरा रेंट रेट एंड टैक्सेस है। 2,400 का हमने पावर यूज़ किया। उसके बाद 2,000 जो है वो मेरा लाइट एंड हीटिंग है। 1,000 रुपीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया, और 500 के हमारे एक्सपेरिमेंटल चार्जेस हैं। तो ये सारे जितना भी मैंने फैक्ट्री में ओवरहेड्स किया था उन सब का अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। इन सबको ऐडअप करने के बाद आई एम गेटिंग 10,900 रुपीज़, यानी कि फैक्ट्री में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया इनडायरेक्ट का 10,900। अब प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका पहले टोटल लिख लेती हूँ, दैट इज़ 83,700। इसका नाम होता है वर्क कॉस्ट, यानी कि वर्क करने की कॉस्ट, या फिर हम इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे मैंने ना तो ग्रॉस लिखा है ना ही नेट लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे WIP नहीं बताया। अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस होता तो मैं इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलती और WIP की एडजस्टमेंट करती, बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें WIP की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे ही अपनी फैक्ट्री कॉस्ट मानेंगे। इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट में जो है हम ऐड करते हैं हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जितने भी हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स होते हैं उन सबको ऐडअप किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स थे। तो ये तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल 200 का जो हमने ऑलरेडी रॉ मटेरियल से एडजस्ट कर दिया। ऑफिस में कह रहे हैं सैलरी दी हमने 4,000 और प्रिंटिंग स्टेशनरी 200 रुपये, यानी कि सिर्फ 2 ही खर्चे हैं जो हमारे ऑफिस के हैं। पहला कौन सा है, मैनेजमेंट की सैलरी, और दूसरा है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो एक है 4,000 और एक है 200। तो 4,000 हमने सैलरी दी एंड 200 का हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो टोटल हो गया 4,200। इसमें इसको ऐडअप कर देंगे तो आई विल बी गेटिंग 87,900 रुपीज़। तो ये अमाउंट है हमारा किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि जितने भी गुड्स हमने इस साल प्रोड्यूस करे उन सब की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 87,900। लेकिन हमेशा क्या मेरे पास यही गुड्स है जो मैंने प्रोड्यूस किए, कुछ ऐसा स्टॉक भी तो है जो मेरा पिछले साल का बच गया था लेकिन सेल नहीं हुआ था, तो उस स्टॉक को हम इस कॉस्ट में ऐडअप कर देंगे। तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का दैट इज़ 4,000 रुपीज़। तो जो ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास उसको मैं ऐड कर दूंगी 4,000 रुपीज़, तो इट विल बी 91,900 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स में इस टर्म को कोई नाम नहीं देते, 91,900 को कोई नेम मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि उन गुड्स की कॉस्ट है जो कि सेल करने के लिए अवेलेबल है। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि इसका नाम, क्योंकि जब क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इतना अमाउंट है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये अमाउंट कहाँ पर है, ये वाली जो टर्म है ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो अगर आप अभी से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मिलता है। अभी तक इसमें से क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो अगर आपको एग्जाम में किसी भी पॉइंट में ये इन्फॉर्मेशन मिले, ये टर्म मिले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब है जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं सो वी गेट दिस मच अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
अब ये जो गुड्स अवेलेबल है इसमें से ज़रूरी नहीं कि सारा सेल हो जाए, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो हम उसे लेस कर देंगे। तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है फिनिश गुड्स का, दैट इज़ रुपीज़ 5000 का। तो 5000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो 5000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86,900 रुपीज़। अब ये किसकी कॉस्ट है? ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो हमने सेल करी। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 86,900। अब COGS निकालने के बाद हमारे पास जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, उन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स थे। सबसे पहला था सेल्समैन की सैलरी और दूसरा था हमारे पास ट्रैवल एजेंट की कमीशन। तो दो ही थे हमारे पास, और इनका जो अमाउंट था दैट वाज 1000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। 2000 1000 तो सैलरी है और कमीशन है, तो मैं सीधा लिख देती हूँ सैलरी। सो आई एम जस्ट राइटिंग सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी है 2000 रुपये की हमने दी है और कमीशन हमने 1000 रुपये की दी है। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमें पता चला कि जो टोटल हमारा सेलिंग का खर्चा है वो 3000 का है। तो इस कॉस्ट में अपनी ये वाली कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितने की कॉस्ट इनकर करी। 89,900 की कॉस्ट हमारी लग रही है। तो इसको नेम क्या देते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल करने की कॉस्ट कितनी लग रही है। पीछे हमने जो कॉस्ट निकाली थी वो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी, प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये सेल करने की कितनी कॉस्ट लग रही है। इसके बाद इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट जो पार्ट है उसको ऐड अप कर लेते हैं और जो फाइनल अमाउंट होता है दैट इज़ सेल्स। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप प्रॉफिट डाल के सेल्स निकालोगे, अगर हमें सेल्स पता है तो सेल में से कॉस्ट माइनस करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट नाउ क्वेश्चन ने हमें सेल्स का अमाउंट दिया है दैट इज़ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे सेल का अमाउंट डाल लेते हैं 1 लाख रुपीज़ का। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज़ 10,100 रुपीज़। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी हैव अर्न। तो क्वेश्चन ने हमसे जितनी भी चीज़ें डिमांड की थी वो हमने कॉस्ट शीट के थ्रू सारी कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो जो कॉस्ट है मटेरियल कंजम्पशन की वो कितनी है? 50,800 है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ये रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा 87,900 का। देन COGS पूछा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ रहा है 86,900 का। एंड देन उन्होंने प्रॉफिट पूछा था, तो प्रॉफिट इज़ 10,100।